नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना काल के बाद पेश हुआ बजट को लेकर मध्यम वर्ग को निराशा लगी हाथ। किसी ने बजट को कहा बेहतर तो किसी ने बताया फ्लॉप। पूर्व के बजट की भांति दिखा वर्ष 2021-2022 का बजट को लेकर लोगों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का चुराया तार, OAHE तांबा चुराने के आरोप में 3 गिरफ्तार। गर्रा से वेंगंगा पुल के बीच 29 को किया था प्रयास। 12:30 बजे की चोरी, 3 बजे से की छानबीन। अवैध रूप से संचालित हो रहा था मैंगनीज प्लांट। बारासिंगी क्षेत्र के ग्राम कटंगझरी में चल रहा था प्लांट। 6 टन मैंगनीज एवं 4 टन प्रोसेस्ड मैंगनीज जब्त। SDM सहित अन्य अधिकारियों ने की कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-2022 का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस पहले बजट पर पूरे देश और हर सेक्टर से जुड़े लोगों की नजर रही। वहीं बजट पेश करने के बाद देश की 73 साल की पुरानी बजट परंपरा भी टूट गई। बता दें कि विगत 73 सालों से बजट की छपाई का चलन है, लेकिन इस वर्ष यह परंपरा टूट गई। बता दें कि बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। आयात शुल्क को लेकर कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक लोहा, स्टील, तांबा, चमड़े के बने उत्पाद और सोना चांदी सस्ते होंगे। वहीं मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे। स्टील पर अब 7.5% शुल्क लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, वर्तमान में सोलर के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% करेंगे। 50 लाख रुपए तक के कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक के विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश 2 गुना कर दिया गया है। एक अन्य बड़े फैसले में सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये पर कृषि सेस लगाया है। हालांकि ये बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्कोहल पर 100% कृषि सेस लगाया गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार पेश हुए बजट को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट जो आज पेश किया गया है वो व्यापारियों और करदाताओं के लिए निराशाजनक रहा है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छूट में कोई वृद्धि नहीं की गई। ऐसा समझ सकते हैं कि बीते वर्ष जो बजट पेश किया गया था उसे पुनः सामने लाकर रख दिया गया है। हाउस लोन के इंटरेस्ट पर उम्मीद थी कि उसमें छूट बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ाई गई। इनकम टैक्स पेयर को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। इस वर्ष का आज जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है बहुत व्यापारियों के लिए और करदाताओं के लिए बहुत निराशाजनक रहा है। पूर्व वर्षों के मुताबिक इस वर्ष भी कोई छूट में वृद्धि नहीं की गई। ऐसा समझिए कि पिछले वर्ष जो था बिल्कुल एज इट इज उसको रखा है। 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं होता। 5 लाख अगर एक हो जा रहे तो उसको 12-15 हज़ार रुपये टैक्स जमा करना होता है। हाउस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर बहुत उम्मीद थी कि इंटरेस्ट की छूट बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ाया। ATC में कोई छूट नहीं बढ़ाया। इनकम टैक्स पेयर्स को कहीं भी कोई रिलीफ इस बजट में मंत्री महोदय की ओर से नहीं दी गई है। सर, किसानों को लेकर भी MSP पे 1.5 गुना करने की बात की गई है बजट में। किसानों को MSP अगर जो दी गई है 1.5 गुना की गई है, इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। प्रतिदिन डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा रहे हैं, किस्म किस्म के नए टैक्स लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों से महंगाई बढ़ेगी और आम जनता में
से असंतोष पैदा हो। बजट को लेकर सीए पंकज अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। केवल 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण छूट सरकार ने दी है। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी पैसा दिया है। इससे भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है। बजट अच्छा है, लेकिन लोगों को निराशा हुई है। एक जो महत्वपूर्ण चेंजेस है कि जो सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गई है और उनकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन और ब्याज है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण छूट सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत सरकार ने के वित्त मंत्रालय ने दिया है। इसके अलावा बजट में बात किया जाए तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा अलॉट किया है। जब पैसा ये अलॉट किया है तो इससे मेरा ऐसा मानना है कि जब मार्केट में ये पैसा आएगा तो भारत की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो करेगी। अच्छा, बजट में सर मतलब व्यापार की दृष्टि से कुछ नहीं मिल पाया है। हाँ, बजट में, क्योंकि ये बजट में जीएसटी के लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे बजट में, क्योंकि जीएसटी के लिए अलग एक समिति बनी हुई है। बट डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा उम्मीद थी कि आयकर में कुछ चेंजेस करेंगे, सैलरी उपभोक्ताओं के लिए जो है, सैलरी कर्मचारियों के लिए कुछ छूट देने का ऐसा सोचे थे कि कुछ ना कुछ आएगा। उस तरीके का कोई प्रावधान नहीं आया है, तो उससे लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई है। और वैसे देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी काफी ग्रो करेगी। सीए पूजा अग्रवाल ने बजट को लेकर कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास नहीं है। बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सरकार ने ध्यान दिया है। इसको देखते हुए जो बजट दिया है उसमें मध्यम वर्गीय के लिए कोई खास उन्होंने डिक्लेरेशंस नहीं दिए हैं। जैसे इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो उन्होंने सेम रखा है। 75 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है उनको रिटर्न फाइल करने से छूट दे दी है पूरी। उसके अलावा उन्होंने 1000 मंडी का ऐलान किया है। इसके अलावा जो एजुकेशन और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है जिनका एक पहले ये सीमा थी 1 करोड़ की, अब उस सीमा को बढ़ा के उन्होंने 5 करोड़ तक कर दिया है। अगर आपकी इनकम रेवेन्यू जो 5 करोड़ के अंदर है तो आपको 80G या 12A का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1023C में ही एग्जेम्पशन है, तो ये काफी अच्छी रिलीफ है एजुकेशन। और उसमें जो इनकम टैक्स में पहले असेसमेंट होते थे तो उनको पावर थी रीओपन, कोई भी केस है तो पुराने 6 सालों का वो रीओपन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी सीमा उन्होंने घटा के 3 वर्ष कर दी है। अब वो सिर्फ पुराने 3 वर्ष के ही डेटा ले सकते हैं। ये एक अच्छा है। उन्होंने जो एनआरआईज हैं, एनआरआई पे जो डबल टैक्सेशन लगता था उसे कम्प्लीटली हटाने का उन्होंने प्रोसीजर स्टेप लिया है। अभी उसकी प्रोसीजर डिटेल्स आने की है। बजट को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया गया है। ये बजट निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से सरकार ने ध्यान दिया है उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। वहीं व्यापारिक जगत में एक नया उछाल आने की गुंजाइश है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। यह बजट निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस प्रकार से भारी ध्यान दिया गया है, नए जलमार्ग, नए रोड, 6 लेन से 8 लेन, 4 लेन रोड जितने बन रहे हैं उस पर भारी पैमाने पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और जहाँ तक मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करता हूँ, उससे पूरा व्यापार जो इन दिनों कोविड की मार में 11 महीने से लगभग बंद सा पड़ा है या 50% चल रहा है, उसमें भी नए उछाल आने की गुंजाइश लग रही है। बजट में जो है व्यापारियों को और मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल पाया है और कोरोना काल संकट में काफ़ी स्थिति खराब। ऐसा हमें लगता है कि 5 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स की छूट थी उसको 7 लाख करेंगे, 8 लाख करेंगे। परंतु एक इसमें मूलभूत सुधार किया गया है। जब 5 लाख 1,000 हम भरते इनकम टैक्स, तो पहले क्या होता था 5 लाख को भी मिला लेंगे और 1,000 तक में पूरे पे टैक्स लगेगा। अब उन्होंने कर दिया कि 5 लाख के बाद जो इनकम होगी उस पर ही टैक्स लिया जाएगा। और निश्चित रूप से
जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अन्य अन्य गतिविधियां जब बढ़ती है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? आफ्टर ऑल कोई ना कोई देश का जो व्यक्ति जिनके जेब में पैसा जाएगा वो कुछ ना कुछ खरीदी करेगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा और व्यापारियों को भी मिलेगा उसमें मुनाफा। इसलिए भारी यानी आज़ादी के बाद तक का सबसे बेस्ट बजट आज की तारीख में आया है। आइए बजट पर सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट काफी निराशाजनक रहा है। मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। व्यापार उद्योग के प्रति भी बजट में कुछ खास नहीं है। बजट में केवल एक ही अच्छाई दिखती है कि सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए बजट को बढ़ाया है। कोविड के बाद स्वास्थ्य के प्रति सरकार ने ध्यान दिया है। सरकारी उपक्रमों को बेचने पर सरकार काम कर रही है, जो कि निराशाजनक बात है। बजट तो बहुत निराशाजनक है और मिडिल क्लास के लोगों के लिए इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। यानी ये समझ लीजिए कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही निराशावादी बजट है। व्यापार उद्योग के प्रति भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके उल्लेख किया जा सके। बस एक बजट में जो अच्छाई दिखती हुई है कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए उस बजट को बढ़ाया है और पिछले बजट से उसमें करीब 135% की वृद्धि की है। बजट में स्वास्थ्य के प्रति लोगों के का जो उन्होंने ध्यान रखा है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। और कोविड के बाद सरकार और आम आदमी भी चाहता था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ें, उस पर सरकार ने ध्यान दिया है। बाकी और कोई बजट में विशेषकर मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है। व्यापार उद्योग के लिए भी कुछ नहीं है और सरकार जो जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को बेचने का इरादा कर रही है वो और निराशा पैदा करने वाली बात है। जो चीज़ सरकार के पास है यदि वो घाटे में चल रही है तो यदि उसमें सुधार हो सकता तो ठीक है, नहीं हो सकता तो उनको बेच के आखिर उस पैसे का सरकार यदि कहीं कोई नई चीज़ करे तो समझ में आती बात। अब उन्होंने LIC को बेचने की बात की, रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा उसको बेचने की बात की। समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। बजट को लेकर पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बजट देश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लाया हुआ बजट है। देश की इकोनॉमी मजबूत हो, इस पर फोकस किया गया है। विशेष तौर पर 75 साल से अधिक उम्र के वृद्ध हैं, उन्हें रिटर्न नहीं भरना है। कृषि को प्राथमिकता दी गई है। आत्मनिर्भरता की सोच, उस दिशा में ये बजट महत्वाकांक्षी बजट है। भारत सरकार के द्वारा आज जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं वित्त मंत्री जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। यह बजट देश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लाया गया बजट है। अब देश की इकोनॉमी मजबूत हो, इसको फोकस करते हुए बजट है। और विशेष तौर से जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको अब अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है। जो अकेले पेंशन के रूप में अपनी जो उनकी मुख्य आय अकेली इनकम होती है उनको इतना छूट दिया गया। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत अधिक राशि का इस बजट में प्रावधान किया गया। कृषि को प्राथमिकता दी गई है और मुझे लगता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे MSP पे जो खरीदी होनी है फसलों की, उसकी जो तादाद है, जो उनका जो खरीदने का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। अब बड़े पैमाने पे राष्ट्र के किसानों को MSP मिलेगी। जो लागत के ऊपर उस पर 1.5 गुना मिले, इसका पूरा ध्यान रखते हुए MSP के दरें निर्धारित होती है। और बड़े पैमाने पे भारत सरकार कृषि उपज जैसे धान है, गेहूँ है, दलहन है, उसकी खरीदी करेगी। तो उसके लिए भी इस बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने देश के आम बजट को देश के विकास की ओर ले जाने वाला बजट और कृषकों को लागत का 1.5 गुना फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी देश की मोदी सरकार ने आम बजट पेश करते हुए ये साफ कर दिया है कि ये सरकार देश के आम वर्ग, किसानों और सबका साथ सबका विकास चाहने वाली सरकार है। आज का यह जो देश का आम बजट आया है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी केंद्र की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह बजट
आम जनता के हित में, किसानों के हित में, स्वास्थ्य, शिक्षा का ध्यान रखते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने के क्षेत्र में यहाँ बजट आया है, जहाँ किसानों की आय का 1.5 गुना करने के लिए जो प्रावधान बजट के अंदर किए गए हैं, वहीं जिस तरह से कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की अहम भूमिका रही है, तो स्वास्थ्य में भी बड़े बजट का आवंटन करना, शिक्षा का भी ध्यान रखना, इस तरह से सभी मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बजट को लाया गया है। यह बजट आमजन, किसान, युवाओं और सभी के हित का बजट है। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतना अच्छा बजट आया है, इसके लिए हम हमारी भाजपा की, केंद्र की भाजपा सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देते हैं। बजट को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि आम जनमानस ने अच्छी सोच के लिए मोदी सरकार बनाई थी, लेकिन लगता है कि ये सरकार आम जनमानस की सरकार है ही नहीं, मात्र उद्योगपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और किसानों पर टैक्स लगाकर जो टैक्स थोपा जा रहा है और सोने चांदी को सस्ता किया जा रहा है, आम जनमानस को इससे कोई फायदा नहीं है। जब अडानी, अंबानी जैसे लोग सरकार चला रहे हैं तो सरकार को आम आदमी से कैसे सरोकार हो सकता है। ये बजट फ्लॉप बजट रहा है। आने वाले समय में महंगाई और चरम सीमा तक बढ़ेगी। 2014 में जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी जी के भाषण से लोग प्रभावित होकर सरकार बनी, उनका कहना था कि लोगों को हित के लिए 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए खाते में, टोटल फर्जी सरकार और आज का फर्जी बजट। मुझे ये समझ में आता है ये सरकार किसके लिए बनाई गई है? आम जनमानस के लिए, किसानों के लिए बनाई गई है, उद्योगपतियों के लिए बनाई गई है। थोड़ा सा विचार, मेरा कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, इन पर इन्होंने सेस बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया। किसानों के ऊपर टैक्स लगाकर, किसानों का ऊपर टैक्स लगाकर एक ज़बरदस्त उन पर थोपा गया है ये सब टैक्स के माध्यम से। और अब किस पर कर रहे हैं? सोना चांदी जैसी चीज़ों पर सस्ता करना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों के हाथों की चीज़ें हैं। वो आम जनमानस को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। भैया देखा जाए, मध्यम वर्गीय जो होता है, मध्यम वर्गीय जो डेली चीज़ें, दैनिक वेतन की जो, उस चीज़ को महंगा कर दिया। जो चीज़ें अपन कभी खरीदते नहीं, साल में एक बार खरीदते, उन चीज़ को सस्ता किया। तो सरकार की क्या नीति समझ में आती है? सरकार सीधी सीधी उद्योगपति के हाथों में बिकी हुई गवर्नमेंट है ये। अडानी, अंबानी जैसे लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो उसको फायदा पहुंचाएगी। किसानों को, आम जनमानस को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट है ही नहीं। ये गवर्नमेंट जिनके हाथों से बनी हुई है, उस लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है लगातार। और सीधा सीधा ये प्रमाण किया उन लोगों ने आज के बजट में कि पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों पर मूल्यवृद्धि कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, और सोने चांदी जैसी चीज़ों पर ये लोग छूट देने जा रहे हैं। तो ये किसकी गवर्नमेंट है? आम जनमानस दैनिक जो चीज़ें हैं, रेगुलर लगने वाली चीज़ों पर अब टैक्स बढ़ाकर महंगाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज का जो बजट है बिल्कुल फ्लॉप बजट है, और आने वाले समय में महंगाई और चरम सीमा पर बढ़ेगी। बजट को लेकर भाजपा के युवा नेता गौरव पारधी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और एक नए भारत के निर्माण का बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखते हुए यह बजट काफी अच्छा है। कृषि को लेकर विशेष प्रयोजन किया गया है। बिना किसी के अतिरिक्त भार से यह कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि यह बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। बाइट गौरव सिंह पारधी। आज का जो बजट है, एक नए भारत के निर्माण का बजट है। एक नए भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इसको लेके ये बजट पेश किया गया है। ऐतिहासिक चीज़ें देखी गई हैं इसमें, और मैं समझता हूँ अगर बालाघाट ज़िले की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो है कि खेती को लेके इसमें विशेष प्रयोजन किए गए हैं। खेती को लेके एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया है, सेस लगाए गए हैं, और बिना किसी लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार के, जो एक डीजल और पेट्रोल पे भी जो सेस है वो एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करके फिर वो सेस को लगाया गया है। तो किसी भी उपभोक्ता पे कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, लेकिन एक फ़ंड जो है डेडिकेटेड फंड बन जाएगा जो कि कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होगा, जिससे किसानों की आय जो दुगनी करने का मोदी जी का लक्ष्य रहा है 2022 तक, उसमें एक बहुत बड़ा हमें सहयोग मिलेगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है अभी वर्तमान कठिनाई का समय चल रहा है, बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। सरकार ने किसी भी प्रकार से कोरोना के इस संकट से बाहर निकलने की ठानी है, जिसके लिए बहुत अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की। अगर आप देखे होंगे तो सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाया ताकि हमारे आम लोगों को सहयोग पहुँचाया जा सके। इस संकट से उबरने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई, सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और
पूर्ण रूप से इकोनॉमी को ऐसा ग्रोथ देने की इच्छा है जिसके बाद अपने आप लोग इस संकट से बाहर आ जाएंगे। बालाघाट से कटंगी और कटंगी से तिरोड़ी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इस दौरान 3 चोरों ने नशे की हालत के चलते जान का जोखिम उठाकर विद्युत पोल पर चढ़कर लोहे को काटने वाली आरी से इलेक्ट्रिक वायर को ही काट लिया। हालांकि पूर्व में इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने में असफल होने के चलते आरपीएफ पुलिस बल व रेल कर्मी सचेत थे। फिर चोरों ने विद्युत वायर को काटकर मौके से फरार हो गए थे, लेकिन जंगल रास्ता होने के चलते वे भाग नहीं पाए और पकड़ लिए गए। बालाघाट आरपीएफ चौकी प्रभारी सुनीत सिंह बघेल ने बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य के दौरान भी सुरक्षा की दृष्टि से 25,000 केवी की विद्युत लाइन चालू रखी जाती है। ऐसे में कोई चोरी करने का प्रयास करे तो जनहानि होने की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों हुई बारिश के चलते विद्युत लाइन बंद रखी गई थी और इसका फायदा चोरों ने उठाकर करीब 30 मीटर OHE तांबा तार चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी 29 जनवरी को चोरों ने तार को काटने का प्रयास किया था, लेकिन मौके पर पहुंचने के चलते वे तार काट नहीं पाए थे। चौकी प्रभारी ने बताया कि 31 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे तार में कंपन समझ में आया, जिसके बाद अधिक कंपन होने की दिशा में गए तो गर्रा रेलवे फाटक से वैनगंगा नदी पुल के बीच में खंबे पर चढ़कर चोरों ने तार को काट लिया था और आहट होते ही वे जंगल के अंदर भाग गए थे, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, नैनपुर थाना और गोंदिया को दी गई। इसके बाद करीब 3 बजे से चोरों की तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान अंदर जंगल में एक नाले के नीचे चोर पकड़ लिए गए। अभी पिछले 31 तारीख को, कल की डेट में ही 31/1 को रात में 12-12:15 बजे की घटना है। उसमें 3 लड़के इन्वॉल्व थे। अपना जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसमें उनके द्वारा 30 मीटर तांबे का केटनेरी बोलते हैं उसको, केटनेरी तार, वो चोरी करके ले जा रहे थे। सर, इसके पूर्व भी उनने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। 30 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें उनके द्वारा प्रयास किया गया था काटने का, मगर वो चोरी कर लेकर नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने अभी जो पूछताछ में बताया कि उस समय उनको किसी की आहट हुई थी आने की, तो वो उसी समय वहाँ छोड़कर चले गए थे। मगर काटने में उसमें भी केस दर्ज हुआ था। इसमें क्या है, अगर आप कोई तार कटेगा तो उसमें क्या, वहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी जान माल नुकसान है ना, कार बाधित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे परिक्षेत्र जो है प्रतिबंधित परिक्षेत्र है, तो उसमें उन्होंने जो प्रवेश किए थे वो जैसे 3 धाराओं के तहत रेलवे को 29 तारीख को भी एक केस दर्ज किया गया था। और चूंकि 31 तारीख को रेलवे संपत्ति की उन्होंने चोरी की थी तो 31 को भी उनके खिलाफ जो है आरपीपी का मामले को पंजीबद्ध किया गया था। सर, अभी कहाँ निर्माण कार्य चल रहा है इलेक्ट्रिक? निर्माण कार्य अभी बालाघाट से लेकर कटंगी तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है और कटंगी से तिरोड़ी जो है नई रेल लाइन का और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी जारी है। कि आरपीएफ पुलिस ने इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य के दौरान 30 मीटर वायर चोरी करने के मामले में बबलू उर्फ आशु, कल्लू केवट रेंगाटोला, राकेश गौने, नेमा राइस मिल गर्रा निवासी और महेंद्र खोबरागड़े छोटा पुल गर्रा निवासी के खिलाफ धारा 3A रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर मामले को कार्यवाही में लिया है। वाराणसी में एसडीएम संदीप सिंह के नेतृत्व में 1 फरवरी को राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कटंगझरी में छापेमार कार्यवाही कर 10 टन मैंगनीज जब्त किया है। जब्त मैंगनीज को वाराणसी थाने की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। कटंगझरी में मोहसिन खान के मैग्नीज प्लांट की आकस्मिक जांच की गई तो पाया गया कि उसे मैग्नीज डंप करने और प्रोसेसिंग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद भी उसके द्वारा मैग्नीज के प्रोसेसिंग की इकाई अवैध रूप से संचालित की जा रही है। जांच के दौरान प्लांट में 6 टन मैग्नीज, 4 टन प्रोसेस्ड मैग्नीज और 1.5 टन कोयला पाया गया। इस तरह प्लांट में पाए गए कुल 11.5 टन मैग्नीज और कोयले को जब्त कर लिया गया है और वारासिवनी थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। अवैध रूप से मैग्नीज प्लांट संचालित करने वाले मोहसिन खान के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। कटंगझरी में की गई इस छापामार कार्यवाही में लालबर्रा तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, वारासिवनी थाने के टीआई नीरज कुमार, खनिज निरीक्षक मुकेश वाड़ी व संबंधित हल्का पटवारी शामिल थे। इस दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता ने भी प्लांट में बिजली चोरी के संबंध में जांच की। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।